मेक रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। मेक रैंकर्स एक कंटेंट ग्रुप है जो आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को कलेक्ट करके कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये वही कंटेंट होता है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसी सीरीज़ के माध्यम से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पर्यावरण नामक विषय की, और इसमें हम इम्पोर्टेंट जो भी मतलब पॉइंट होंगे उनको हम कलेक्ट करते हुए उनका अध्ययन करेंगे, और ये वही बिंदु होंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की विषय वस्तु का। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पर्यावरण का सामान्य परिचय एवं उसके प्रमुख अधिनियम, और हम इसके माध्यम से उन बिंदुओं को कलेक्ट कर रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण परि प्लस आवरण, ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। हम कह सकते हैं पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चारों ओर से घेरे हुए। चारों ओर से घेरे हुए, ये है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ। वहीं अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसकी परिभाषा को देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। और हम आपको बता दें, ये अधिनियम छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये लाइन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट के रूप में इस लाइन को पूछा जा सकता है कि क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जानते हैं, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए, पर्यावरण वास्तव में किन किन चीज़ों को कलेक्ट करता है, हमें देखना ये होगा। देखिए, हम कह सकते हैं भूमि, जल, एयर, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। कहीं ना कहीं पर्यावरण का अर्थ ये भी निकल आता है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। या हम कह सकते हैं पर्यावरण उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था है जो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जरा देखेंगे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। भौतिक घटक आ जाएंगे प्लस जैविक प्लस सांस्कृतिक तत्व। इन तत्वों को हम आपस में शामिल कर लेते हैं और उनके बीच जो भी अंतःक्रिया होती है वो आपस में कहीं ना कहीं अंतः संबंधित होते हैं, और इन तीनों के मिले जुले स्वरूप को हम इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इन्वायरमेंट की। ये एक अविभाज्य समष्टि होती है। वास्तव में अगर देखा जाए जो हमारा पर्यावरण है वो एक अविभाज्य समष्टि है, और तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। कहने का मतलब यह है कि अविभाज्य समष्टि का तात्पर्य है कि ये तीन क्रियाशील तंत्रों से मिलकर बन रहा है, और इसके जो प्रमुख घटक हैं वो आपके हो जाएंगे जैविक घटक हो जाएंगे प्लस अजैविक घटक हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं अंत में कहीं ना कहीं एनर्जी के सोर्स को भी हम इसमें यानी कि शामिल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करेंगे। ये दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट की। वास्तव में एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण क्या होता है, तो बताएंगे ये मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण का तात्पर्य उस पर्यावरण से होता है जिसे मनुष्य ने
अपनी ज़रूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कहने का मतलब है मानव के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि मानव के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट कैसे हुआ। मानव अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, मानव की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से एक अपना नया वातावरण या पर्यावरण तैयार करता है, उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण का संबंध किससे है, तो बताएंगे मानवीय गतिविधियों से निर्मित पर्यावरण से है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं इमारतें। इमारतें किस में आएंगी? एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट में। या हम कह सकते हैं पुल, या हम कह सकते हैं सड़क, ये सब किस में आएंगे? उद्योग, ये सब किस में आएंगे? एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट में काउंट किए जाएंगे। बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इसकी संज्ञा किस भारतीय वैज्ञानिक को दी गई है, तो बताएंगे यूरोप के द्वारा ये संज्ञा भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को दी गई है। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं पर्यावरण के 3 प्रमुख संगठक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है भौतिक या अजैविक संगठक, दूसरा होता है जैविक संगठक और तीसरा होता है ऊर्जा संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक के अंतर्गत हम स्थल हैं, वायु, जल को सम्मिलित करते हैं। वहीं जैविक संगठक के अंतर्गत पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। वहीं ऊर्जा संगठक के तौर पर सौर्य ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को हम शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपसे पूछे इन्वायरमेंट किन किन से बनता है, तो हम बता देंगे इन्वायरमेंट बनता है जीवीय घटकों से। जीवीय घटकों से बनता है। हम कह सकते हैं भू आकृतिक घटकों से बनता है। हम कह सकते हैं अजैव घटकों से बनता है, अजैव घटकों से। यानी कि तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा एनवायरनमेंट मिलकर तैयार हो जाता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वायुमंडल एवं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के बारे में, और इसमें से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वायुमंडल में स्थायी गैसों के बारे में बात करते हैं। शुष्क वायु में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है, या नाइट्रोजन गैस का है, और ये लगभग 78.08% है। इसके पश्चात ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है, ये 20.94, उसके पश्चात आर्गन गैस 0.93 और उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड 0.0427% पाई जाती है। रेडान वह नोबल गैस होती है जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो आप देखिए, तो नंबर 1 पे क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन गैस। नंबर 2 पे क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन गैस। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? आर्गन। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के बारे में। देखिए, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के जो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय होता है। यानी कि जो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें से जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, अगर आपसे पूछे कुछ दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो बताएंगे 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगर आपसे पूछे कि पराबैंगनी जो विकिरण होता है अल्ट्रावायलेट, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बताएंगे तरंग दैर्ध्य के आधार पर यूवीज को हम 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पराबैंगनी विकिरण है हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, UVC, UVB एंड UVA। गौर से देखिए, जो UVC है इसका तरंग दैर्ध्य 100 से 200 nm के बीच है और नैनोमीटर कह सकते हैं। वहीं UVB का जो तरंग दैर्ध्य है वो 280 से 315 या 320 nm के बीच है। वहीं UVA का तरंग दैर्ध्य 320 से 400 nm के बीच है। अब बात ये आती है, प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि सबसे जो हानिकारक है, सबसे घातक UV कौन सा है,
तो बताएंगे सबसे घातक यूवीसी होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे पराबैंगनी विकिरण में सबसे घातक प्रकार कौन सा होता है तो बताएंगे यूवीसी सबसे घातक होता है। और यूवीबी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अगर आपसे पूछे ओवरऑल कि सबसे खतरनाक कौन सा होता है तो क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे यूवीसी सबसे खतरनाक पराबैंगनी विकिरण का प्रकार है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ओजोन परत रिक्तीकरण की। ओजोन परत जो क्षय हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है तो बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके पश्चात ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक जो तत्व है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप CFC याद कर लेंगे, CFC के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद कर लेंगे। ठीक है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया तो बताएंगे जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। किसने लगाया था बताइए? जोसेफ फॉरमैन ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि ओजोन परत का रिक्तीकरण भी होता है। आइए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर क्या है? वर्तमान समय अप्रैल 26 में वायुमंडल में CO2 के सांद्रण का स्तर 430 ppm तक हो गया है। ये डाटा आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वेग मीजन। वेग मीजन को इंग्लिश में क्लाउड सीडिंग कहते हैं, यानी कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं कृत्रिम वर्षा से होता है। और मेघ बीजन के लिए या कृत्रिम वर्षा प्रेरित करने के लिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तथा आयोडीन के यौगिकों का यूज किया जाता है। आयोडीन के जो यौगिक हैं हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन के यौगिकों का हम लोग यूज करते हैं किसमें? मेघ बीजन में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आयोडीन के कंपोनेंट। आइए बात करते हैं नदियाँ, जल विदोहन एवं प्रमुख आपदाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेनेसी नदी की। देखिए टेनेसी नदी की अगर बात की जाए, ये नदी USA में पाई जाती है और इसे USA का नरक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दक्षिण पूर्वी USA का नरक किसे कहते हैं तो बताएंगे टेनेसी नदी को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत की जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो इसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है और इसकी कहीं ना कहीं अनुकृति है। इसको देखकर हमारे यहाँ दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। ये लाइन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ नोट पॉइंट के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी को जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं तो बताएंगे दामोदर नदी। वहीं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये प्रश्न कैसे आएगा? ये प्रश्न जो है मैचिंग करने